हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3 है वो करा दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और हमारा इस बैच का मकसद ये है कि मैथ में 100 में से 100 नंबर लेके आना, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा टारगेट केवल 100 नंबर पे होना चाहिए, 100 में से 100 नंबर। उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपन को कि सर क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का कितना है, 9 है, ठीक है। और अपन को LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को? LCM। तो सर पहले तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं दिया है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया है और ज्ञात करना है ना, वो अपनी कॉपी में लिख लो भाई के, तो ताकि अपन को पता चल जाए कि क्या ज्ञात करना है और दिया हुआ क्या है। फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अपन, है ना। तो अपन को HCF दे रखा है 306 और 657 का कितना है भैया? सर 9 है। और संख्या कितनी है अपने पास? संख्या सर 2 है, 306,657। और इसका ज्ञात करना है LCM। ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया पूरे क्वेश्चन का, भाई दिया है और ज्ञात क्या करना है अपन को, ठीक है। अब सर इसका LCM ज्ञात करना है, तो क्या हम बाकी क्वेश्चनों की तरह इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात करेंगे क्या? देखो हाँ, वैसे भी तुम ज्ञात कर सकते हो, लेकिन जब HCF दिया हुआ और अपन को LCM ज्ञात करना है, या फिर LCM दिया हुआ हो और अपन को HCF ज्ञात करना है, तब मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था शुरू के अंदर, ठीक है। तो उस सूत्र का अपन प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या होता है? अगर तुमको पता हो तो भाई कॉपी में लिख लो फटाफट से अपनी कॉपी में, और नहीं पता हो तो ऊपर देख लो इधर। सूत्र होता है अपने पास कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके? बोलो सर, HCF इंटू LCM के, ठीक है। HCF इंटू LCM के। दो संख्या कौन सी है अपनी? दो संख्या है A और B मान लेते हैं अपन। तो A गुणा B बराबर HCF इंटू LCM। अब तुम एक सूत्र लगा देना भाई, दोनों मत लिखना, ठीक है। दोनों तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि तुमको समझ में आ जाए, वरना तुम एक ही सूत्र लगा दो, ये वाला A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM। अब A का मान कितना है? मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, तो A का मान 306 हो गया, इंटू B का मान कितना बोलो? 657। अब HCF का मान कितना था? 9। और LCM सर ज्ञात करना है, LCM तो LCM ही रहेगा। अब इस 9 को डिवाइड में भेज दो, गुणा मत कर देना इनको ना, गुणा मत करना तुम डायरेक्ट, फिर गुणा करोगे तो फिर क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा तुम्हारा, ज़्यादा समय ले लेंगे फिर ये क्वेश्चन। 306 इंटू 657 और बट्टा में आ गया 9, बराबर में क्या बचा इधर? LCM। अब देखो इसको तुम किसी से काट दो, जैसे कि मैंने इसको 9 एकम 9 हो गया इधर, और इसको इससे काट दिया मैंने, 9 7 63 हो गया, फिर 2 इधर गया, 9 3 27, तो कितना हो गया? 73। अब 306 इंटू 73 बचा भाई, बराबर LCM। अब क्या करेंगे सर? इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे। किस किस को? 306 को मैं गुणा करा दूंगा 73 से, तो 18 और 3 तरीका 9 जाएगा, 7 5 42, 7 21। अब इन जोड़ दो भाई, 8 3 13 1 2 और 2, तो 22,338, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास? LCM। अब इसको ऐसे तुम सही लिख देना, LCM बराबर 22,338, ये अपना आंसर आ गया। अपन क्वेश्चन में यही पूछा था इसने, LCM क्या था, जो कि अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें एक सूत्र का ध्यान रखना है तुम्हारे को, फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा अगर तुमको सूत्र पता होगा तो, ठीक है। अगर सूत्र पता नहीं तुमको तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आएंगी, तुम फिर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो वो लंबा जाएगा फिर, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपन को सर? क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? बताना है कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो पहले बात तो दिया है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है सर? अपने पास दिया है संख्या। संख्या कितनी है बोलो सर? संख्या है अपने पास 6n। ठीक है, 6n और n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे प्राकृत संख्या। n क्या है अपने पास? प्राकृत संख्या। और बोलो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो। ठीक है, तो ये होगी प्राकृत संख्या n का मान। अब हमको बताना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त होता है, हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये अपन को बताना है। मान लो कैसे? देखो ये बोल रहा है 6n है, तो यहाँ पे n के जो भी मान रखेंगे ना और इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आता है या नहीं आता है, ये अपन को बताना है। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ कि मतलब 10 लिया मैंने, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो इसका लास्ट में अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे और 40 लिए मैंने, 40 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना होगा? 1600, 1600। तो इसमें लास्ट का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये भी 0 पर समाप्त हो रही है। और मान लो मैंने लिया 25 लिया मैंने, ठीक है, 25 का क्यूब लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? 31, 25। अब इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये 5 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन को बताना है कि ये 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। जैसा कि अब हम यहाँ पे जो ये ना n का मान यहाँ पे 1 लेंगे एक बार, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, इस प्रकार से अपन को मान रखना है। तो इसका अपन केस बना देते हैं यहाँ पे कि केस फर्स्ट, कि जिसमें n बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे सर, n बराबर 1। तो उसके लिए देखना आप 6n, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख देंगे सर। और क्या हो जाएगा? 6 की घात 1 मतलब क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इसका तो ये तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हुई, इसका तो इकाई अंक कितना आया? 6 आया सर। अब केस सेकंड में अपन क्या, केस सेकंड में अपन क्या ले लेंगे सर? n बराबर 2 ले लेंगे। जब n का मान 2 लेंगे अपन, तो देखना 6n और n के जगह क्या आ गया? 2 आ गया, मतलब 6 × 6 मतलब 12 आ गया, सॉरी 36 आ गया। मतलब इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? बोलो सर, इसका इकाई अंक 6 आ रहा है, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं हुई। अब केस थर्ड और ले लेते हैं अपन, n बराबर 3। ठीक है, तो उसमें 6n और 6 की पावर 3 हो जाएंगी, मतलब 6 × 6 × 6 इक्वल्स टू 216, 216। तो इसका मतलब ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो तुमने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर सभी का इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 6 6 आ रहा है। अपन कितनी भी संख्या ले लेंगे, यहाँ पर कितनी भी संख्या ले लो, तुम n का मान 100 भी ले लोगे ना, तो भी 6 × 6 × 6 × 6 आएगा। और लास्ट में जब 6 को 6 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। फिर वापस 6 से इंटू होगा तो वापस क्या आएगा? 6 आएगा इकाई अंक। वापस इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो मतलब इस तरह से अपन कितनी संख्या पर चले जाए तो उसका इकाई अंक कितना है? 6 ही रहेगा हमेशा। मतलब ये तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होंगी। तो अपन को इस प्रकार 2-3 केस बना के उसको बताना है कि सर ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये आगे भी 0 पर समाप्त नहीं होंगी। तो बोल देंगे कि अतः
अतः स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगी। ठीक है, समाप्त नहीं होगी। ये था इसका क्वेश्चन भाई। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अब चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि जो 1.1 है ना का 6th क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, ये अपन को बताना है इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को भाई। सबसे पहले है ना अपने पास दिया है संख्याएं कितनी कितनी है अपने पास। एक तो संख्या है अपने पास 7 × 11 × 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, अपन को बताना है कि ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संख्या इससे लेता हूं 7 × 11 × 13 प्लस 13 से। अब देखो, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को अपन कॉमन दिख रही है, तो कॉमन कौन है? ये इसमें भी ये इसमें भी, तो अपन इसको कॉमन ले लेते हैं। किसको? 13 को। अब कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा? 7 × 11 प्लस यहाँ पे ये तो बाहर आ गया, क्या बचा सर? 1 बचेगा इधर। ठीक है, 1 बचा इधर। सेम अब इस सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो कितना गया? 77 प्लस 1। ठीक है, और ये क्या कितना गया? 13 × 78। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, तुमको यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको तुमको यहाँ पे एक बात दिख रही होंगी कि जो ये संख्या है ना, ये वाली संख्या, इस संख्या को अपन गुणा करेंगे तो उसके अंदर इसका भी भाग जाएगा। किसका? इसका खुद का भी भाग जाएगा, इसका 78 का भी भाग जाएगा, इसमें 2 का भी भाग जाएगा, इसमें 4 का भी भाग जाएगा, इसके अंदर 12 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें इस संख्या के अलावा बाकी सभी संख्याओं का भी भाग जा रहा है, और जिसमें सभी संख्याओं का भी भाग जा रहा है तो वो संख्या कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है वो? भाज्य संख्या। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा बाकी संख्याओं का भी भाग जा रहा है। तो बोल देंगे कि अतः 7 × 11 × 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या या फिर ये स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, क्योंकि ये स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से
भी विभाजित है। ठीक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या कौन सी थी अपने पास, उसको अपन सोल्व करते हैं। पहले सेकंड संख्या थी अपने पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कॉमन ले लेते हैं। सर कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है इधर। 5 क्या होगा, इसको क्या बचा इधर कि 7 बचा सर। एक तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे 5 और इन सभी को इंटू कर देते हैं अपन। अगर इसको इंटू किया इन सभी को तो कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको 42 हो गया इधर, इसको इसे इंटू किया 12 और 12 दूनी 24। अब 24 को अपन किससे इंटू कर देंगे, 42 से, तो कितना होगा 24 दूनी 48, 4 हासिल गया, 24 चौके 96 और 400 प्लस 1 कितना होगा 5 इंटू 1009। अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो यहाँ पे भी कि इसमें इस संख्या को अपन गुणा करेंगे तो उसमें भी 5 का भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है ना भाई, इसमें 5 का भाग जा सकता है, क्यों ना क्यों। ये 5 का भाग गया, 5 से 5 कट गया, गुणा करके अपन देखेंगे तो। और इस संख्या में इसका भी भाग जा सकता है, किसका, 1009 का भी। ठीक है, 1009 क्यों, क्योंकि एक अगर बट्टा में 1009 होता तो इसे कट जाता है, इसका मतलब इसमें भाग जा रहा है। तो इसमें इस संख्या में भी इस संख्या के अलावा बाकी संख्याओं का भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या हुई, भाज्य संख्या। कौन संख्या हुई, भाज्य संख्या। तो बोल देंगे कि अतः 7 इंटू 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों भाई, वही बात है, क्योंकि यह स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। तो ये था भाई क्वेश्चन।